अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है तू ही है दिल में। नावल के राइटर हैं समरा बुखारी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। जी दादी अम्मा, आपने बुलाया था मुझे। रिदा बालों में क्लिप लगाते हुए इनके कमरे में आकर पूछ रही थी। हाँ बैठो, एक मशवरा करना था तुमसे। वो कुर्सी खींच कर इनके पलंग के नज़दीक बैठते हुए बोली, ज़रा जल्दी कीजिए, अभी शाम की चाय का वक्त हो जाएगा और सब चाय चाय पुकारने लगेंगे। मेरी बात कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। तुम्हें मालूम होगा तुम्हारी फूफी ज़ात अम्बरीन इम्तहान में कामयाब हुई है। मुझे इस कामयाबी पर इसे कोई तोहफ़ा देना है, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या दूँ। बीएससी तो कर ली मोहतरमा ने, मगर सच पूछें तो काबिलियत मैट्रिक पास वालों जैसी भी नहीं। सिर्फ कोर्स की किताबें चाट लेना ही तो सब कुछ नहीं होता। मगर कौन समझाए हमारी अम्बरीन बीबी को। तुम और कौन, तुमसे काबिल है कोई पूरे ख़ानदान में। समीर अचानक ही कमरे में दाखिल हुआ था। चुपके चुपके बातें सुनना बुरी बात है। इसकी आमद पर खुशी तो बहुत हुई, मगर रिदा इजहार की कायल नहीं थी। मैंने सुनने की दानिस्ता कोशिश नहीं की मोहतरमा। ये तो तुम्हारी आवाज़ ही इतनी बुलंद थी कि बरामदे में भी एक एक लफ्ज़ बखूबी सुना जा सकता था। वैसे बात किसकी हो रही थी? इसने नहायत इत्मीनान से पूछा। अम्बरीन की। वही मेरी पुफी ज़ात जिनसे तुम उस्मान भाई की शादी में मिले थे, और इसने तुम्हें इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की थी। इसने याद दिलाया। हाँ, याद आया, मिला तो था, मगर जहाँ तक इम्प्रेस करने वाली बात है तो ऐसा तो कुछ नहीं था। वो कदरे हैरत से बोला। था। तुम तो भोले हो, इसकी चालाकियाँ समझ नहीं सकते। मुसलसल वो अपने तालीमी रिकॉर्ड के बारे में बातें करती रही थी। वो इसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, अच्छा होगा ऐसा, मगर मुझे याद नहीं। समीर ने बात टालते हुए कहा। अच्छा तुमने बताया नहीं, क्या तोहफ़ा दूँ? दादी अम्मा ने फिर पूछा। इनकी सुई बदस्तूर वहीं अटकी हुई थी। अब ऐसा भी कोई मार्का नहीं किया इसने कि आप तोहफ़े खरीदती फिरें। बस दुआएं दे दीजिएगा, यही काफ़ी है। वो बुरी तरह तिनक कर बोली। मेरी बच्ची, यूँ तो मत कहो। आखिर अम्बरीन इस ख़ानदान की पहली बच्ची है जिसने साइंस के मज़ामीन के साथ बीए किया है। वो फ़ख्र से बोली। तो कौन सी अहम बात है, साइंस के साथ बीए करने से कौन से सुर्ख़ाब के पर लग जाते हैं। वो भुना कर बोली। मैं क्या जानूँ, मुझे तो तुम्हारे अब्बा ने ही बताया है कि इसने बड़ी मेहनत की है और साइंस के साथ बीए अहम होता है। दादी ने बड़ी मासूमियत से कहा। अब्बा भी बस। रिदा को गुस्सा आ गया। क्या अम्बरीन से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है? समीर ने पूछा। लो भला, मेरी क्यों दुश्मनी होने लगी किसी से? समीर, तुम भी बस उल्टी ही बातें करते हो। वो झुंझलाकर बोली। तो फिर इतनी बहस क्यों कर रही हो? ला दो दादी जान को कोई अच्छा सा तोहफ़ा। इसने समझाया। क्या तोहफ़ा? डायमंड का सेट या किसी बंगले के कागजात? इसने तंज से कहा। नहीं खैर, ये तो हम तुम्हें देंगे जब तुम बीए पास करोगी। फ़िलहाल एक अदद खूबसूरत सूट या फिर गोल्ड की चेन ही काफ़ी है। वो इसे देखकर मुस्कुराया। गोल्ड की चेन पता भी है कितने की आती है? दादी जान सारे पैसे अम्बरीन के तोहफे पर लगा देंगी तो ख़ानदान के बाकी बच्चों को क्या देंगी? बस दादी जान, सूट ही ठीक है। चलो फिर तुम कल बाज़ार जाकर ले आना। एक दो रोज़ में अम्बरीन हमारी तरफ आएगी तो मैं इसे दे दूंगी। दादी जान ने बात ख़त्म करते हुए कहा। वो खामोशी से उठकर किचन में आ गई। समीर भी पीछे चला आया। खाली चाय पर टरखाओगी? नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें टरखाना आसान नहीं है। भेजती हूँ शरफू को, बाज़ार से केक मंगवा लेती हूँ। वो आहिस्तगी से बोली। ठीक है, मैं ज़रा खाला जान को सलाम कर लूँ। अरे अभी तक तुम मम्मी से नहीं मिले? वो हैरत से बोली। कहाँ जनाब, घर में दाखिल होते ही तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी और हम बिना डोर के खींचे चले आए। इसने शरारत से आंखें घुमाते हुए वजाहत की। चलो बातें मत बनाओ। ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं। वो बड़े जज्ब से बोला। जो भी है, इस वक्त मेरे पास गौर करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। थोड़ी देर में अब्बा चाय के लिए आवाज़ देने लगेंगे। खालू जी भी घर पर हैं, मारे गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो बुरी तरह चौंका। तुमने पूछा कब था? वो इत्मीनान से जवाब देकर चाय बनाने लगी और वो भी वहाँ से चला गया। रिदा के वालिद अमजद अली साहब और वालदा इस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद थे। वालिद साहब के ऐन सामने रिदा से छोटा हशाम नहायत मुअद्दब अंदाज में बैठा था। समीर आया तो हशाम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और जैसे इसने शुक्र अदा किया। अपने वालिद और खालू से मिलकर समीर हशाम के बराबर आ बैठा। और सुनाओ पार्टनर, आजकल क्या हो रहा है? इसने इसके कंधे पर हाथ रखकर खुशदिली से पूछा। होना क्या है, साहबजादे को सिवाय आवारागर्दी के और किसी चीज़ का शौक ही नहीं है। लोगों की बेटियां भी बीएससी कर लेती हैं, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, लेकिन हमारे सारे ही नालायक और कमअकल हैं। पढ़ाई से नफरत है, खेल कूद हले गुले के शौकीन। बाप का पैसा उजाड़ना ही इनका मशगला है। इसे अंदाज़ा ही ना हो सका था कि खालू जान इस वक्त खासे ख़राब मूड में बैठे हैं, वरना हशाम से ये सवाल हरगिज़ ना करता।
मेरी बहन की बेटी है अम्बरीन, फर्स्ट डिवीज़न में बीएससी का इम्तहान पास किया है। इससे छोटे 2 बहन भाई भी बहुत लायक हैं। कई बार कहा अपने इस निकम्मे बरखुरदार से कि फूफी के बच्चों से ही सबक हासिल कर लो, मगर हमारी सुनता कौन है। समीर, तुम आजकल फ़ारिग होते हो, हशाम को पढ़ाने आ जाया करो। खाला शायद अब ये मौजू समेटना चाहती थीं। जी ज़रूर, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, वो बड़ी सादतमंदी से बोला, मगर ये नहीं कह सका इस बहाने हर रोज़ रिदा से मुलाकात हो जाया करेगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। सोच समझकर हामी भरो समीर, ये लड़का इंतहाई कौन ज़हन है। खालू जान ने हशाम को घूरते हुए कहा, मेरा ख्याल है मैं इसे पढ़ा लूँगा। वो मुस्कुराया, अगर ऐसा हो जाए तो ये तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। एक ही बेटा है और वो भी ऐसा कि कोई अच्छी उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। वो खासे नाराज़ थे बेटे से। रिदा चाय लेकर आई तो इसे बताने लगे, अब समीर रोज़ हशाम को पढ़ाने आया करेगा, तुम इन दोनों के लिए अलग से एक कमरा तैयार कर दो जहाँ ये सुकून से पढ़ा सके। जी ठीक है अबू। इसने ज़रा की ज़रा समीर के मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर चाय बनाने लगी। वो अब रोज़ आएगा, ये ख्याल रिदा को भी खुश कर रहा था। समीर इसे पसंद करता है, इस बात का अंदाज़ा इसे बखूबी था, और चाहती तो वो भी अपने इस खूबरू खालाजाद को थी, मगर इजहार कभी नहीं किया था, ना लफ्ज़ों में ना इशारों में। बस वो इसकी लगन का तमाशा देखती और मगरूर होती जाती। इसके चचा और फूफी की फैमिली भी इसी शहर में थी। अक्सर इनके बच्चे आते जाते थे। इनकी बेटियां रिदा की हम उम्र भी थीं, गो कि वो इनसे ज़्यादा फ्री नहीं होती थी, मगर ये बात सबको बता रखी थी कि मेरा खालाजाद समीर मुझे शिद्दत से चाहता है। इसकी चचाजाद मरियम ने तो कह भी दिया था, रिदा बाजी हर मामले में खुशनसीब हैं, और इसकी अकड़ी हुई गर्दन और भी अकड़ गई थी। अमजद साहब को अपने भाई बहनों से बड़ी मोहब्बत थी, आए रोज़ इन्हें घर बुला लेते, खूब खातरें होती और रिदा जल भुन जाती। पता नहीं इन करीब रिश्तेदारों से इतने ताल्लुकात रखकर अब्बा को क्या मिल जाएगा। इसी शहर में अब्बा के रिश्ते के भाई भी रहते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये महल जैसी कोठी है इनकी, और बच्चे इतने मॉडर्न और ख़ूबसूरत के बस देखते ही रह जाओ। मगर पता नहीं क्यों इनके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, और अपने यहाँ होने वाली तकरीबात में भी बहुत कम ही बुलाते हैं। लोग तो अमीर रिश्तेदारों से ताल्लुकात बनाने में मरे जाते हैं, और हमारे वालिद मोहतरम को परवाह ही कोई नहीं। अब तुम रोज़ आया करोगे। अब्बा अम्मी कमरे से गए तो इसने बज़ाहिर बड़ी बेजारी का इजहार करते हुए समीर से कहा था, नहीं मैं नहीं आऊँगा, बल्कि हाशी मेरे घर आ जाया करेगा। वो भी इसके दिल में छुपी अपनी मोहब्बत पहचानता तो था, इसीलिए मज़े ले रहा था। क्या हाशी तुम्हारे यहाँ जाएगा? अभी अब्बा के सामने तुमने ये कहा है कि तुम इसे पढ़ाने यहाँ आओगे। अच्छा तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? वो हंस पड़ा, मेरी भला से तुम आओ ना आओ। इसने शाने उचकाए, यानी तुम्हें अपने इकलौते भाई का मुस्तकबिल संवारने से कोई दिलचस्पी नहीं है? अरे वो तो अब्बा ने यूं ही तुम्हें इसे पढ़ाने की इजाज़त दे दी है, वरना हम इसके लिए एक से एक अच्छा टीचर रख सकते हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। जी हाँ, कमी तो सिर्फ अकल व जहानत की है, वो बर्जस्ता बोला। ज़्यादा मत फैलो समीर। और हाशिर तुम क्या दांत निकाल रहे हो? चाय पी ली है तो जाओ अपने कमरे में। वो इस पर बिगड़ी, बाजी तुम भी बस समीर भाई के काबू में ही आती हो, और ये भी खूब ही सुनाते हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट हशाम को रिदा से बहुत शिकायत थीं, इसलिए जहाँ इसे रिदा के मुकाबले पर कोई दिखाई देता, झट इसके साथ हो जाता। पता है समीर भाई, थोड़े दिनों तक अम्बरीन बाजी हमारे घर आ रही हैं, और रिदा बाजी ने बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्यों इसने उधार वापस करना है रिदा का? वो हंसा, नहीं असल में वो हमारे ददयाल की सबसे लायक और ख़ूबसूरत लड़की हैं। हशाम ने वजाहत की, खूबसूरत तुम्हारी शायद नज़र कमज़ोर हो गई है जो इस सफ़ेद बंदरिया को खूबसूरत कह रहे हो। रिदा चीख ही तो पड़ी थी, सिर्फ मैं ही नहीं, इन्हें तो सारा ख़ानदान खूबसूरत कहता है। आप सबकी आंखें टेस्ट करवाएं। हशाम ने इसे चिढ़ाया, वैसे मैं समझ गया हाशी की बात दुरुस्त है, तुम वाकई जलती हो इससे, वरना यूं इस तरह ना चिल्लाती। मैं क्यों जलूं किसी से? इन लोगों में ऐसी खूबी ही भला कौन सी है? हमारे इस कमरे जितना सहन है इनके घर का, और 3 छोटे छोटे कमरे। इनके ड्राइंग रूम में अभी तक पुप्पो के जहेज़ के सोफ़े रखे हैं। वो मजाक उड़ा रही थी। समीर भाई मैं सच कह रहा हूँ, अम्बरीन बाजी वाकई बहुत प्यारी सी हैं। हशाम ने बड़े खलूस से कहा, ज़्यादा तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। समीर मिल चुका है इससे, और इसे कुछ ख़ास नहीं लगी थी, और अब तक तो ठीक से शक्ल भी याद नहीं है। वो बड़े इत्मीनान से बोली, हैं वाकई समीर भाई? हशाम को यकीन नहीं आया। असल में मुख्तसर सी मुलाकात थी, और वो भी किसी तकरीब के दौरान, अफरा तफरी के आलम में, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसने वजाहत की, अगर ऐसी ही हसीना आलम होती तो क्या हाफजे से उतर सकती थी? रिदा हाशी को देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब वो आए तब गौर से देखिएगा। हाशी हार मानने को तैयार नहीं था।
क्या हम किसी और मसले पर बात नहीं कर सकते? रिदा ने खासे सख्त लहजे में कहा। हाँ, मसलन ये कि आज तुमने ये जो नया सूट पहना है ये कब और कहाँ से ख़रीदा है? हाँ, वाकई ये सूट मैंने आज पहली बार पहना है। अम्मी और दादी ने खासी तारीफ़ की है और ख़ुद मुझे भी आईना देखकर यही लगा है। वो अपने बारे में खासी पुरएतमाद थी। सब ने दुरुस्त कहा है, अम्मी और दादी भी ठीक कह रही हैं और आईना तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। समीर भाई, अम्मी ये सूट चचा की बेटी रोज़ी के लिए लाई थी। रिदा बाजी को पसंद आ गया तो अम्मी के मना करने के बावजूद अपने लिए सिलवा लिया। हशाम ने तफसील बताई। अच्छा ही किया, कपड़े की किस्मत जाग गई। रिदा ने बेनियाजी से कहा, पता है रोज़ी बेचारी के पास कितने कम जोड़े हैं। तुम तो हर महीने कितने सारे बनाती हो। ये इसे दे देती तो क्या हो जाता? हशाम ने कहा। अच्छा, तुम बड़े आए रोज़ी के हमायती बनकर। खबरदार आइंदा मुझे किसी बात पर टोका तो। वो गुस्से से बोली, बड़ी बहन है, एहतराम किया करो। समीर का अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। तुम कभी अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। वो गुस्से से बोली, इस इत्तला का शुक्रिया और जाकर किचन का काम देख लो, वरना खाला हमारे सामने ही इज़्ज़त अफजाई फरमा देंगी। समीर ने शोखी से कहा, ओह एक तो ये बड़ी मुसीबत है। 1000 मरतबा कहा है अम्मी से, मुझसे नहीं होता किचन का काम, कोई खानसामा रख लें, मगर इन्हें तो किचन में कोई गैर आदमी घुसाना पसंद ही नहीं। बस सब ने ही मुझे मुलाजमा समझ लिया है। वो शिकवा कना थी। गुस्सा न करो, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम अपने घर चली जाओगी, वहाँ जाकर 4-4 मुलाजिम रख लेना। समीर ने बड़े खलूस से इसे दिलासा दिया। ये भी मेरा घर है। इसकी आवाज़ धीमी हो गई। क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। हो सकता है बाजी ब्याह कर किसी गरीब घर में जाएं। हशाम ने मुस्तकबिल का एक इम्कानी जायज़ा लिया। तुमसे किसने कहा है बकवास करने को? वो तब गई। कहता तो बच्चा ठीक ही है। समीर ने कहका लगाया। तो ठीक है, अब मुझसे कोई बात मत करना। वो तिलमिलाते हुए उठकर चली गई। दोनों की हंसी ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। किचन में आकर सर झटकते हुए वो फ्रीज़र से गोश्त का पैकेट निकालने लगी। 1000 मरतबा कहा है अम्मी से, शाम का खाना खुद बनाया करें, मगर मेरी सुनता ही कौन है। आज इसका काम करने का मूड नहीं हो रहा था। कितने दिनों के बाद समीर आया था। वो इससे बातें करना चाहती थी। इसकी आंखों में अपनी तस्वीर और तारीफ, लहजे की अपनायत इसे बहुत ही खुशी और सरूर बख्शते थे। जब वो आता था तो जी चाहता बस इसके पास बैठी रहे और इसकी सुनती रहे। क्या है जो वो किचन में आ जाए? कौन सा अभी से हाशी को पढ़ाने लगा है? इसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। वो तो नहीं आया, मगर अब्बा आ गए। रिदा कहाँ गुम हो, कान बंद कर रखे हैं क्या? अम्मा जान कब से पुकार रही हैं। वो भौंकला गई और जल्दी से दादी जान के कमरे की जानिब लपकी और ये देखकर खौफ जाती रही कि समीर दादी के पास मौजूद था। अब्बा ने तो तुम्हें हाशी को पढ़ाने के लिए कहा है। तुम क्या अब दादी जान को भी पढ़ाओगे? वो हंसी। मैं तो दादी जान से बहुत कुछ सीखने की खातिर इनके पास आ बैठता हूँ। दादी जान से सीखोगे? वो मुस्कुराई, फिर इतला देने वाले अंदाज में कहा, ये तो सिर्फ प्राइमरी पास हैं। कहती हैं इनके ज़माने में लड़कियों की इतनी तालीम ही बहुत समझी जाती थी। बेवकूफ़ लड़की, मैं किताबी इल्म की बात नहीं कर रहा। दुनिया को बरतने के ढंग, इसके साथ चलने के तरीके वही लोग बता सकते हैं जो इस तजुर्बे से गुजरे हों। समीर ने संजीदगी से कहा, कभी कभी तुम बेहद अजीब बातें करने लगते हो। वो एकदम से बेजार दिखाई देने लगी। तुम्हें दादी जान ने बुलाया था, अगर फुर्सत हो तो इनकी बात सुन लो। जी दादी, जल्दी से कहें, अभी मुझे रात का खाना भी तैयार करना है। वो कुछ तेज़ लहजे में मुखातिब थी। बेटा, मेरी दवा कहाँ रख दी है तुमने? मैं भी ढूंढती रही हूँ। समीर ने भी तलाश की है, मगर नहीं मिल रही। इसने जहन पर जोर डाला तो ख्याल आया, दवा की शीशी दोपहर को इसने कमरे में लाने के बजाय किचन में ही रख दी थी। खामोशी से वापस हुई और ज़रा देर के बाद इन्हें लात थमाई। कहाँ रखी थी? समीर पूछने लगा। तुमसे मतलब, हर मामले में टांग मत अड़ाया करो। वो भुनाकर बोली। समझ गया, ज़रूर किसी ऐसी जगह रख दी होगी जो किसी तरह भी मौजू नहीं थी। उफ, एक तो आप समझदार बहुत हैं। इसके अंदाज में तंज था। मैं तो तुम्हें भी समझदार बनाने को तैयार हूँ। हाशी को पढ़ाने आया करूँगा, कहो तो घंटा 1.5 घंटा तुम्हें भी दे दूँ। जी नहीं शुक्रिया। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। अरे बैठ क्यों गई? तुम्हें तो अभी खाना बनाना है। इसका कितना दिल चाह रहा था इससे बातें करने को, मगर पता नहीं क्यों आज वो इसे जलाने पर तुला हुआ था। तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा यहाँ बैठना? वो नाराज़ी से बोली। हाँ, मैं दादी जान से कुछ संजीदा मौज़ूआत पर बात कर रहा था। तुम मौजूद होगी तो ख्वामख्वाह टोकती रहोगी। वो एकदम से उठी और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। फिर किसी काम में दिल नहीं लगा। अम्मी से कह दिया कि सर में दर्द है, खाना खुद बना लें, और जाकर कमरे में लेट गई। ये ठीक है कि समीर से हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती रहती थी, मगर इस तरह तो इसने कभी नहीं कहा था।
रिदा बचपन से ही घर भर की लाडली और फितरतन कुछ बेमुरवत और खुदगर्ज वाक़या हुई थी। जब वो छोटी थी तब दादा अब्बा भी हयात थे और चचा की फैमिली भी इसी घर में इनके साथ रहा करती थी। पुप्पो और इनके बच्चे भी गर्मियों की छुट्टियां इनके घर गुजारते। वो सब हम उम्र थे, मगर रिदा ने कभी किसी से दोस्ती न रखी, ना ही इन्हें अपने बराबर समझा। इसके अब्बा एक प्राइवेट फर्म में अच्छे ओहदे पर थे। फिर इनकी फैमिली भी मुख्तसर थी। निदा हमेशा अपनी दूसरी कज़न्स की निस्बत अच्छी तरह रहती और इस पर इतराती भी बहुत। इनके चेहरों पर फैली हसरत इसे अजीब सी तस्कीन दिया करती थी। वो इनके लिबास का मजाक उड़ाती और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत कुछ ऐसी पुख्ता हुई कि वो इन लोगों की हर बात का मजाक उड़ाने लगी। चचा के बच्चे तो एहसास कमतरी का शिकार हो गए, मगर पुप्पो के तीनों बच्चे कुछ इतने लायक निकले कि रिदा को इनसे नफरत सी हो गई। खासकर अम्बरीन तो बहुत ही बुरी लगती थी। वजह यह कि वो रिदा से ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि ख़ानदान की दूसरी लड़कियां वाजबी शक्ल सूरत की मालिक थीं। पुप्पो के हालात अच्छे नहीं थे। फूफा जान अक्सर बीमार रहते और आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इनकी दवाओं पर ही खर्च हो जाता। अब्बा अक्सर पुप्पो की मदद करते थे और रिदा इसलिए भी पुफीजाद भाई बहनों पर बहुत रौब जमाती और वो बेचारे इसकी हर बात सुनने पर मजबूर थे। घर में लाडली थी, खानदान वाले भी अहमियत देते आए थे। और ये समीर भी तो पहले किस तरह बिछा रहता था, मगर जब रिदा के दिल में इसके लिए जगह बन गई तो अकड़ने लगा और आज तो हद ही कर दी। भला कोई यूं भी करता है? इसे बार बार रोना आ रहा था और इसका इंतज़ार भी था कि शायद अभी आकर मना लेगा, कह देगा मैं तो मजाक कर रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा इसके इंतज़ार में अपने कमरे में इधर से उधर टहलती रही, फिर थक हार कर बैठ गई। वो बहुत बुरा है, अब मैं कभी इससे बात नहीं करूँगी। वो सर हाथों में थामे बैठी थी जब समीर हल्की सी दस्तक देकर कमरे में आ गया। हेलो, क्या हुआ सर, क्यों थाम रखा है? क्या कोई अकल चुरा कर ले गया है? अब क्यों आए हो? इसके जुमले को नज़रअंदाज करके वो चीख पड़ी। थोड़ी देर पहले कितना इंतज़ार था इसका, मगर इसके हशाश पशाश चेहरे और अंदाज ने तपा दिया था। क्यों आया हूँ यहाँ? ये बात कुछ लंबी है, अगर तुम बैठने की इजाज़त दो तो बता देता हूँ। रिदा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो फ़ौरन बोला, खैर तुम्हारी इजाज़त की इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, अगर मूड हुआ तो बता दूंगा। वैसे इस पोस्ट में बड़ी आफत लग रही हो। आफत का मतलब समझती हो? मुसीबत। मुसीबत भी कई किस्म की होती है, जैसे तेज़ आंधी चले और आपने कपड़े धोकर छत पर फैलाए हों, आंधी इन्हें ले उड़ाए, और इनमें वो सूट भी हो जो आपने पड़ोस से किसी आला पैमाने की तकरीब में पहनने के लिए उधार लिया हो, और चूंकि आपकी बेवकूफ़ी के बायस तकरीब में सूट पर चाय उलट गई हो, इसलिए धोकर छत पर डालने की नौबत। समीर, मेरा मूड सख्त ऑफ है। इसने जलकर इसकी बात काटी। ओ, पहले बताना था। इसने अचानक ही खुद पर उदासी तारी कर ली। तुम्हें मेरा ज़रा एहसास नहीं? दावे तो बड़े करते हो, तुम ज़रा की बात करती हो, मेरा तो पूरा वजूद ही तुम्हारे एहसास में भीगा हुआ है। वो एक शेर याद आ रहा है, कहो तो सुनाऊं? हाँ, तुम तो हर काम मेरी इजाज़त से करते हो ना। पहले की बात छोड़ो, अब मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे लिए सोऊंगा, तुम्हारे लिए जागूंगा। तुम दिन को रात कहोगी तो मैं भी रात ही कहूँगा, और मेरा ख्याल है तुम अक्सर ऐसा ही कहोगी। तुम कोई शेर सुनाने लगे थे शायद। वो अपनी तारीफ में कुछ सुनने को बेचैन थी। छोड़ो, दफ़ा करो, क्या रखा है शायरी में? मैं तो वैसे भी शायरों के ख़िलाफ़ हूँ। महबूब को सर पर चढ़ाकर इसका दिमाग ख़राब कर छोड़ते हैं। चेहरा है कि चाँद, बाल हैं कि आबशार, आँखें हैं कि हीरे की कनी, होंठ गुलाब की पंखड़ी, बदन फूल जैसा, और अब ज़रा तुम इन सब बातों को इकट्ठा करो और देखो क्या बना है। क्यों, है ना अजीब डरावनी सी चीज़? वो हंसा। तुम अपनी महबूबा की तारीफ़ किस तरह करोगे? इसने पूछा। पहले मैं भी इस सिलसिले में बड़ा परेशान रहा करता था, मगर कुदरत खुदा की देखो, मुझे जो महबूबा मिली है इसमें सिरे से कोई खूबी है ही नहीं। रिदा का चेहरा तप उठा, मगर मजबूरी थी, कुछ कह नहीं सकती थी कि समीर को खूब जानती थी। वो साफ कह देता, तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी महबूबा हो? क्या बात है, मिर्चें चबाली हैं, कैसे सुर्ख हो रही हो? मैं मिर्चें चबाऊँ या अंगारे? बराए मेहरबानी मेरे मामले में दखल मत दिया करो। तुम्हारा मेरा मामला अलग है क्या? वो अचानक ही जज्बाती दिखाई देने लगा। तुम बहुत बड़े एक्टर हो। कभी कभी तो मुझे तुमसे डर लगने लगता है, हालांकि मैं डरने वाली चीज़ ही नहीं हूँ। तुम क्या चीज़ हो, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। बिना समझे ही दिल दे बैठी हो। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने। क्या बकवास है? वो एतराफ़ से घबराती थी। इस बकवास को उर्फ़े आम में मोहब्बत कहते हैं। कहते होंगे, मुझे क्या? इसने शाने उचकाए। आज ना मानो कल खुद एतराफ़ करोगी। तुम मुझे अपने सामने झुकाना चाहते हो? इसे समीर का यूं कहना अच्छा नहीं लगा था। हाँ बिल्कुल, हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है।
मुझे ऐसे मर्द पसंद नहीं हैं। तुम्हारी राय किसने पूछी है? मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। समीर, क्यों मुझे जज करते हो? तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते? अब पता नहीं तुम्हारे नज़दीक अच्छी बात कौन सी है, कहो तो लतीफ़ा सुनाऊं? नहीं, माफ़ करो। हाँ, तुम्हारी समझ में आएगा भी कहाँ। समीर ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। खाला जान कब तक आ रही हैं कराची से? वो आज लड़ाई के मूड में नहीं थी, इसलिए मौजू बदल दिया। खाला जान से बड़ा प्यार है और इनके बेटे का कोई एहसास नहीं। वही लहजा जो रिदा का दिल धड़का चाहता था और जिसके लिए वो मुंतज़िर रहती थी। जवाब में वो बेनियाज से चुप बैठी रही। रांझे ने हीर की भैंस अपनी हिफाजत में लेकर चरागाह तक जाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए उठाई थी कि इस तरह हीर से मिलने के खातिर ख्वाह मौके थे, और मैंने भी तुम्हारे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी इसीलिए ली है कि चलो इस बहाने हर रोज़ तुम्हारे घर आना जाना तो रहेगा, और मेरा ख्याल है ये काम भैंस चराने से ज़्यादा बेहतर और बाइज़्ज़त है। पता नहीं रांझे को इसका ख्याल क्यों नहीं आया। या तो वो अनपढ़ था या फिर हीर का छोटा भाई कोई नहीं था। तुम्हारा क्या ख्याल है? पता नहीं, मैंने हीर नहीं पढ़ी। आजकल कौन पढ़ता है? इस मौजू पर इतनी फिल्में बनी हैं, कोई सी भी देख लो। इसने मशवरा दिया। ठीक है, देख लूँगी। वो फिर मौजू से हट रहा था और रिदा का मूड ऑफ होने लगा। आखिर मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत क्यों पैदा हो गई है? कोई और नहीं मिला था मुझे। ये तो हर बात हेर फेर से करता है, इसने कलस कर सोचा। मैं पिछले दिनों तुम लोगों की तरफ नहीं आया, तुमने याद तो किया होगा। मैं कोई फारिग थोड़ा होती हूँ। बड़े अफसोस की बात है रिदा बीबी। सोच लो, एक दिन तुम्हें अपने इन रवैयों पर पछताना पड़ेगा। वो एक बार फिर संजीदा दिखाई दे रहा था। मैं अब भी पछता रही हूँ। बेख्तियार इसके मुंह से निकल गया। किस बात पर? वो फौरन सीधा हो बैठा। अब क्या बताती, किस बात पर? इसने तो आज तक समीर से ये बात छुपाई थी कि वो भी इसकी मोहब्बत का दम भरती है। बोलती क्यों नहीं? किस बात पर? इस बात पर कि तुम इस ख़ानदान में पैदा क्यों हो गए। इस पर तुम क्यों पछता रही हो? हालांकि मेरी पैदाइश में तुम्हारा अमल दखल तो रत्ती भर नहीं है। तुम हाशी को पढ़ाने आए थे, इसने याद दिलाया। हाशी को मैं मौसमी बहार की तबाकारियों पर मजमून लिखने को दे आया हूँ। थोड़ी देर बाद जाकर चेक करूँगा। मौसम बहार में कौन सी तबाकारियाँ होती हैं भला? तुम शायद मौसम बरसात पर लिखवाना चाह रहे होगे। अरे तुम्हें नहीं पता, बाहर तो बड़ा तबाहकुन मौसम है। दिल सीने से फरार हो जाते हैं। देखते ही देखते नैनों के तीर का शिकार हो जाते हैं और फिर ज़माने भर में ख्वार हो जाते हैं। इसने वजाहत की। बेचारा हाशी तो ये सब नहीं लिख सकेगा, और मेरा ख्याल है तुम फजूल बातों में इसका वक्त ना ज़ाया करो तो बेहतर है। ये फजूल बात नहीं है, उम्र का तकाजा है। अगर हाशी को मालूम नहीं होगा तो सुनहरी वारदात करने से महरूम रह जाएगा। तो मेरे भाई को बिगाड़ोगे? वो फिक्रमंद दिखाई देने लगी। तुम्हें ना बिगाड़ सका, इसे क्या बिगाड़ूंगा? सर, तुम एक बार हामी तो भरो, हाथ थाम कर उफ़क़ के इस पार की सैर पर ले जाऊंगा। इसने जैसे लालच दिया। मुझे उफ़क़ के इस पार जाने का कोई शौक नहीं। चलो फिर उधर नहीं जाएंगे, बस किनारे किनारे टहल कर वापस आ जाएंगे। समीर, तुम कोई सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? जज होकर इसने जैसे इल्तिजा की थी। सच्ची बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने की गलती कर चुका हूँ। तुम इसे गलती कहते हो? वो पुरसुकून होकर बोली। तो और क्या भला, तुम मोहब्बत के काबिल हो? मैं चलती हूँ। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। कहाँ? मुझे तो साथ ले चलो। ज़माना बड़ा ख़राब है। तुमसे ज़्यादा ख़राब कौन होगा? और फिर वो वाकई कमरे से चली गई। वो ऐसा ही था और इसकी यही बातें थीं। जब सामने आता और ये सब कहता तो वो गुस्से में आ जाती और इसके जाने के बाद फिर से इंतज़ार शुरू कर देती। वो रोज़ हशाम को पढ़ाने के लिए आने लगा और पहले दिन के अलावा बाकी के 2 दिन इसने रिदा पर कोई तवज्जो ही न दी। वो बहाने बहाने से कई बार इस कमरे में गई जहाँ वो दोनों किताबें खोले बैठे थे, और समीर ने जैसे इसे देखा ही नहीं। मायूसी जो हुई सो हुई, मगर इसे गुस्सा बहुत आया। इसी गुस्से में चाय बनाकर देना भी बंद कर दी। मगर बुरा हुआ कि अम्बरीन आई और आते ही हमेशा की तरह किचन की जिम्मेदारी अम्मी ने ये कहकर इसके सर डाल दी कि तुम पकाती अच्छा हो। अम्बरीन ने चाय शरफू के हाथ कमरे में भिजवाई और पहला घूंट लेते ही वो चौंक उठा। आज चाय किसने बनाई है? सुनहरी भाप उड़ाती खुशबूदार चाय को देखते हुए वो हशाम से पूछ रहा था। अम्बरीन बाजी आज दोपहर को हमारी तरफ आई हैं। इन्होंने बनाई होगी। वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और वो बहुत लायक भी हैं। दादी ने इन्हें सूट दिया है, वो बेचारी काफ़ी गरीब हैं। सूट लेकर बहुत खुश हुई। हालांकि ज़्यादा महंगा तो नहीं है। हाशी के अल्फाज के बरक्स अंदाज में कोई हमदर्दी ना थी। और वो रिदा कहाँ है? अब तो किचन से भी जान छूट गई, बहुत खुश होगी। हशाम हंस पड़ा। वो अम्बरीन बाजी के आने पर कभी खुश नहीं हो सकती। इन्हें अम्बरीन बाजी बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? इसे अम्बरीन से क्या दुश्मनी है? हशाम हंस पड़ा। यह आप पापी से ही पूछिएगा। वैसे एक बात है, इन्हें कोई भी पसंद नहीं आता।
समीर बेटा पढ़ा रहे हो या फारिग हो गए? रिदा की वालदा जमीला ने आकर पूछा। जी खाला, अब तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, चाय पीकर घर जा रहा हूँ। आपा कब तक कराची से आ जाएंगी? उन्होंने समीर की अम्मी के बारे में पूछा। अम्मी को तो काफ़ी दिन लगेंगे, फरीदा बाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना। अल्लाह खैरियत के साथ खुशियों की घड़ी लाए। मैं बड़ी दुआ करती हूँ फरीदा के लिए। तुम खाना इधर ही खा लिया करो, चाय पीते ही जाने के लिए खड़े हो जाते हो। नहीं खाला, यूँ तो बहुत देर हो जाया करेगी। अच्छा चलो, आज का खाना तो इधर ही खाना, हलीम बन रही है, तुम्हें पसंद है ना? जी खाला, बहुत पसंद है, बस आज तो मैं इधर ही हूँ। चलो हाशी, पढ़ाई की छुट्टी, कैरम ले आओ, आज मुकाबला हो ही जाए। कुछ बातें मुझसे भी कर लो। सच घर में इतने लोग होते हैं मगर बात करने को कोई नहीं मिलता। खाला ने कहा। क्यों खाला जान, खालू जान के होते हुए आप ऐसा क्यों महसूस करती हैं? वो शरीर हुआ था मगर इनकी संजीदगी बरकरार रही। खालू जान की भी क्या कहते हो? इन्हें कभी बीवी के एहसास की परवाह हुई है जो एहसास करेंगे? सारी उम्र इन्हें भाई बहनों की फिक्रों ने ही चैन नहीं लेने दिया, और अब भी किसी न किसी को मेरे सर पर सवार रखते हैं। इनके रिश्तेदारों ने भी इनकी मोहब्बत का खूब फ़ायदा उठाया है। कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी अच्छा खाने को जी चाहे तो वक्त बेवक्त टपक पड़ते हैं। और ये अम्मा जान, इन्हें मेरे बच्चों का तो कभी ख्याल नहीं आया। नवासों और मेरे देवर के बच्चों का बड़ा ख्याल रहता है। अब ये अम्बरीन आई हुई है, रिदा से इसके लिए सूट मंगवाया। ये ख्याल नहीं आया एक जोड़े के पैसे रिदा को भी दे दें कि बच्ची तुम भी अपना जोड़ा बना लो। ज़रा सी बात है मगर बच्चे का दिल खुश हो जाता है। उन्होंने दिल का गुबार निकाला। दादी जान बेचारी के पास इतनी रकम होती ही कहाँ है, और रिदा बाजी भला कोई सस्ता कम कीमत लिबास अपने लिए ख़रीद सकती हैं? हशाम बोल उठा। हशाम, तुम्हें बहुत ज़ुबान लग गई है, ख़बरदार मेरे सामने इन लोगों की हिमायत की तो। उन्होंने डांटा। बड़ी मुवानी लाल मिर्चें नहीं मिल रहीं, अम्बरीन दरवाजे पर खड़ी कह रही थी। समीर ने आवाज़ के ताक़ुब में नज़र उठाए। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी, और सबसे बढ़कर इसके चेहरे की मासूमियत। वह दिल ही दिल में सराहे बगैर नहीं रह सका। वहीं कहीं होंगी, उन्होंने बेनियाजी से कहा। मैं सब देख कर आई हूँ। पता नहीं वो इतनी मुअद्दब थी या समीर के सामने पोज कर रही थी। अच्छा फिर जाकर रिदा से पूछ लो, मेरे तो सर में पहले ही दर्द है। वो वापस चली गई तो बोली, सब काम ना करने के बहाने हैं। अब मिर्चों के पाँव तो है नहीं कि किचन से भाग निकलें। हलीम वाकई बहुत अच्छी बनी थी, और समीर ने गलती से तारीफ़ भी कर दी, जो रिदा और खाला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतने मसाले डाल दिए हैं, खर्च का कुछ अंदाज़ा भी है? अगर इतने पैसे बर्बाद करके मैं पकाऊं तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी बने। रिदा मुंह बनाकर कह रही थी। मगर तुम बनाती नहीं हो ना? समीर को इसे चिढ़ाने में मज़ा आया करता था। जाहिर है मेरे तो बाप की कमाई है, मैं तो यूं ज़ाया नहीं कर सकती। और समीर ने देखा अम्बरीन का चेहरा धुआं धुआं हो गया। दिल रखना तुम्हें नहीं आता रिदा बीबी, वो बस सोच कर रह गया। खाला की मौजूदगी में इसे कुछ ना कह सका। खाना खाते ही वो जाने की इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। जब रिदा और हशाम इसे गेट तक खुदा हाफिज़ कहने आए थे, तब अम्बरीन किचन में बर्तन धोने की तैयारी कर रही थी। इसका जी चाहा रिदा से कहते, इस मासूम सी लड़की के साथ ऐसा तो मत करो, आखिर वो तुम्हारी मेहमान है, और तुमने जिस तरह इसे बात जताई है वो खासी रंजीदा भी है। मगर इस रोज़ इसे अंदाज़ा हुआ, वो रिदा के मिजाज से खासा घबराता है। इसे कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकेगा। घर आकर भी वो अम्बरीन के बारे में सोचता रहा। इसे अफसोस था, गुर्बत और इमारत का फ़र्क इतने करीबी रिश्तेदारों में भी दूरियां डाल देता है। रिदा को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसकी मोहब्बत थी, और समीर अपनी मोहब्बत को बहुत बुलंदी पर देखना चाहता था। हर खामी से पाक, मुकम्मल इंसान। हालांकि हाँ, पहले भी वो जाया करता था, मगर इतने तवातर से नहीं, और ना ही ज़्यादा टाइम के लिए। असल में तब वो पढ़ रहा था। अब तालीम मुकम्मल हुई तो पापा कहते थे बिज़नेस में मेरा हाथ बटाओ। मगर वो कुछ दिन आज़ाद रहना चाहता था, और इस वक्त को एंजॉय करना चाहता था। हालांकि यहाँ जाना इसे रिदा की वजह से बहुत अच्छा लगता था, मगर आज इससे जैसे धचका सा लगा था। वो हशाम को पढ़ाने आया तो घर में खामोशी का राज था। हशाम इसे लाउंज में मिल गया। इसने बताया, दादी जान सो रही हैं, अम्मी मज़ार गई हैं, और रिदा बाजी शायद नहा रही हैं। अम्बरीन कहाँ है? क्या अपने घर वापस चली गई? नहीं, इतनी जल्दी बेचारी कहाँ जा सकती हैं? असल में अब्बू तो बड़ी मोहब्बत से इन्हें अपने घर बुला लेते हैं। चलो, मेरी भांजी भांजों को भी कुछ दिन अच्छे खाने मिल जाएंगे, वो आराम से रह लेंगे। पुप्पो भी भाई को कुछ कह नहीं सकती। इन्हें पता है अब्बू इन्हें और इनके बच्चों को बहुत चाहते हैं, इसलिए कभी अम्बरीन, कभी हिना और कभी कभार जफरी भाई भी हमारे घर आ जाते हैं। जब जफरी भाई आते हैं तब हमारे मुलाजिम शरफू की बड़ी मौज हो जाती है।
इसकी सारी भाग दौड़ ख़त्म हो जाती है। सब्ज़ी लाना, गोश्त लाना और छोटे मोटे सारे काम फिर अम्मी जफरी भाई से करवाती हैं। हशाम ने बताया। वो कुछ नहीं कहते, कोई एहतजाज नहीं करते। कैसे एहतजाज करें? इनकी तालीम का बहुत सा खर्च मेरे अबू ने ही उठाया है। अम्बरीन कहाँ है? इस वक्त किचन में होगी या फिर अम्मी बाजी का कोई सूट सिलाई कर रही होंगी। अगर ये दो काम ना हो तो फिर वो दादी जान के पास जा बैठती हैं। इन्हें दादी जान से बहुत मोहब्बत है। वो रात को सोती भी इनके कमरे में हैं। दादी जान भी इनसे बहुत बातें करती हैं और इनकी आमद पर बहुत खुश होती हैं। अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलो अपने कमरे में, किताबें निकालो, मैं आ रहा हूँ। हशाम के जाने के बाद वो किचन में आ गया। अम्बरीन यहाँ मछली बना रही थी। हेलो, क्या हो रहा है? समीर का अंदाज बहुत बेतकल्लुफ़ और अपनायत से पुर था। खाना पका रही हूँ, वो भी धीरे से बोली थी। मैंने कल आपकी बनाई हलीम की तारीफ़ तो कर दी, मगर चाय के बारे में कुछ कहना भूल गया था। आप बहुत बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। शुक्रिया। आज भी आप शायद चाय का कहने ही इधर आए थे। इसने फ़ौरन नतीजा निकाला और बड़े एतमाद से समीर की तरफ देखा। इसका चेहरा कितना मेहरबान तासुर लिए हुए था। मुस्कुराहट कितनी नरम थी और इसकी आंखें इसके बातिन की तरफ शफाफ लगी थीं। अरे समीर, तुम कब आए? रिदा की आवाज़ इस वक्त बहुत तेज़ और समात पर बोझ महसूस हुई। इसने पलटकर दरवाजे में खड़ी रिदा को देखा। आवाज़ो अंदाज सब रऊनत लिए हुए। इसके चेहरे पर सख्ती थी और इसकी आंखें अम्बरीन की तरफ शफाफ नहीं थीं। अब ऐसे क्या देख रही हो? वह समझी समीर अम्बरीन से बात करने पर शर्मिंदा है, तो और भी तन से कहने लगी, देख रहा हूँ तुम आखिर इतना जलबुन किस बात पर रही हो? मैं क्यों जलने लगी? तुम हमेशा उल्टी बात करते हो। उल्टी खोपड़ी के लोगों से उल्टी बातें करना ही बेहतर रहता है। चलो आओ, कमरे में चलकर बैठते हैं। वो नहीं चाहती थी कि समीर अम्बरीन के सामने इसका मजाक उड़ाए। जी नहीं, मैं तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी हूँ। हाशी को पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा कर चला जाऊँगा। यूँ इनकार पर इसने बेहद खिफ़्त महसूस की और बेख्तियार अम्बरीन की तरफ देखा। वो अपने काम में मसरूफ़ थी, मगर ये तो हो ही नहीं सकता था कि इसने समीर की बात सुनी ना हो। गुन्नी है पूरी, कैसे बनकर खड़ी है। इसे अम्बरीन पर ख्वामख़्वाह गुस्सा आ गया। पढ़ाने आए हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? वो खासे खुश्क लहजे में बोली थी। तुम्हें देखने चला आया था और यहाँ मौजूद ना पाकर खासा दुख हुआ। रिदा ने इस फ़िक्रे पर खासा सकून और खुशी महसूस की। तुम्हें मेहमान का ख्याल रखना चाहिए रिदा। इसे काम में लगाकर खुद आराम से बैठी हो। अगला फ़िक्रा तपा गया। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है, खुद क्यों नहीं इसकी जगह खड़े हो जाते? फजूल मत बोलो रिदा। वो बहुत संजीदगी से कहकर हशाम के कमरे में चला गया और रिदा का सुकून बर्बाद कर गया। वो अपने कहे पर पछताई। वापस अपने कमरे में आई, वो हशाम को पढ़ाने लगा। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि अम्बरीन चाय लेकर आ गई। बहुत शुक्रिया, मैं तो डर रहा था रिदा की बातों की वजह से कहीं मैं चाय से ही महरूम ना हो जाऊं। रिदा की बातों को मैं इतना अहम नहीं समझती। वो बेचारी आदत ही ऐसी रखती है। इतना कहकर अम्बरीन वापस चली गई और समीर के लिए सोच के दरवाह कर गई। समीर वो लड़का था जिसे हर जगह तारीफ मिली। वो लायक फ़ाइक ज़हीन और ख़ूबसूरत, दिलो दिमाग के साथ सूरत भी अच्छी रखता था। फिर इसकी तरबियत भी ऐसी हुई कि एतमाद बहुत था अपनी ज़ात पर। रिदा को भी वो एक मुकम्मल लड़की के रूप में देखना चाहता था। ऐसी लड़की जिससे मिलने वाले इसकी तारीफ़ करें, इसके अखलाक व आदात को सराहें और इसे एक ज़हीन और डिसेंट औरत का नाम दें। मगर ये लड़की अम्बरीन कितनी लापरवाही से कह रही थी कि रिदा की बात की मैं परवाह नहीं करती। वो बेचारी ऐसी ही आदत की मालिक है। बेचारी का लफ्ज़ इस जुमले में बहुत अहम था, तो गोया वो रिदा को कुछ नहीं समझती, इसके छोटे सहन का मजाक उड़ाती और तर्स भी खाती है। वो बहुत बेचैनी महसूस करने लगा। आपका फ़ोन है। थोड़ी देर बाद अम्बरीन फिर इसके सामने थी। मेरा फ़ोन? इसने सवालिया अंदाज में इसे देखा, फिर उठते हुए बोला, कौन हो सकता है? पता नहीं, रिदा ने कहा है आपको बुला लाऊं। और रिदा कहाँ है? वो भी इधर लाउंज में मौजूद है। दोनों साथ साथ चलते लाउंज तक आए। रिदा नेल पॉलिश लगाने में जी जान से मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। समीर की तरफ देखा भी नहीं। वो भी रुख मोड़कर फ़ोन अटेंड करने लगा और जो ही इसने रुख फेरा वो पूरी तवज्जो से इसे देखने लगी। अम्बरीन ने इसकी तवज्जो और इन्हमाक को ज़रा की ज़रा रुक कर देखा, फिर वापस चली गई। फ़ोन से फारिग होकर वो इसके बराबर आ बैठा। ए लड़की, बल्कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? तुम बातें ही ऐसी करते हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है रिदा डेयर, इसे नफ़रतों और बेअतनाइयों की नज़र मत करो। जियो और जीने दो, सब इंसान बराबर हैं। इज़्ज़त देना और मोहब्बत करना सीखो। वो समझाने लगा। आखिर इस लेक्चर का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अम्बरीन तुम्हारे घर मेहमान आई है। अगर वो गरीब है, इसके पास तुम्हारे जितनी दौलत नहीं,
तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है जिस पर इसे बेरुखी की सज़ा दी जाए, अपने घर बुलाकर नज़रअंदाज किया जाए। तुम आखिर इस चुड़ैल की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? तुम किस शक में पड़ गई हो? वो हंस पड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मुझे पता है तुम इस कदर बदज़ोक़ हरगिज़ नहीं हो सकते। इसका जी तो चाहा कहते, देखने में वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, मगर मैं इस दिल के हाथों मजबूर हूँ, जो तुम्हारा तलबगार बन गया है मगर कह नहीं सका। वो रिदा को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अगर नेल पॉलिश लगा ली हो तो हमें भी कुछ टाइम दे दो। हाँ, मैं तो फ़ारिग हूँ। इसने गीले बाल झटके और मुस्कुराकर बोली। समीर ने इसके बालों की तरफ देखा और बोला, तुम बाल लंबे रखती ही नहीं हो या बढ़ते ही नहीं हैं। कोशिश मैंने बहुत की है, मगर पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। अम्बरीन से पूछ लो, इसके बाल काफ़ी लंबे हैं। अच्छा, इतनी सी देर में तुमने इसके बाल भी देख लिए? तो इसने कौन सा छुपा रखे हैं? जब मैं किचन में गया तो इसकी मेरी जानिब पुश थी और नागिन से चोटी कमर पर नुमाया थी। तुम सब मर्द नज़रबाज और फ्राडिये होते हो। ख़मो गुस्से से इसकी बुरी हालत थी। शुक्र है तुमने सब के लिए कहा है, सिर्फ मुझ ही पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। कभी कभी मैं सोचती हूँ, तुम्हारी इतनी बेरहम गुफ्तगू के बावजूद मैं क्यों तुम्हें लिफ्ट करवाती हूँ। इसी का नाम मोहब्बत है जनाब। बंदा मजबूर हो जाता है। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। अच्छा, इसने गहरी सांस खींचकर रिदा की तरफ देखा और खामोश हो गया। चुप क्यों हो गए? इसने पूछा। समीर खामोशी से उठा और हशाम के कमरे में चला गया। रिदा ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। या अल्लाह, क्या बनेगा हमारी मोहब्बत का? रिदा भी इसको चाहती है, ये एहसास तो इसे पहले से था। आज अभी अभी इसके पास बैठे हुए से एक ख्याल सूझा था। मोहब्बत इंसान को बदल सकती है। वो कुछ से कुछ बन जाता है। रिदा ज़िद्दी लड़की है और उसे चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का शौक़ है, मगर दिल पर ज़ोर तो किसी का नहीं। समीर भाई कहाँ गुम हैं? लगता है आज आप पढ़ाने के मूड में नहीं। हशाम ने टोका। तुम्हें मज़मून लिखने को कहा था, लिखा है तुमने? मैं तो कब से बैठा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका फ़ोन था? आप तो जाकर चिपक ही गए। मेरे अब्बू बात कर रहे थे, इसने बताया। कोई ख़ास बात थी? नहीं बता रहे थे, आज रात वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, शायद हफ़्ता लग जाए वापसी में, इसने जवाब दिया। आप अकेले रहेंगे अपने घर में? तो क्या हुआ, बच्चा थोड़ी हूँ जो डर जाऊँगा। मेरा मतलब है आप इधर हमारे घर आ जाएं। सर समीर भाई, बड़ा मज़ा आएगा। सोचेंगे, फ़िलहाल तुम संजीदगी से पढ़ाई करो। खाला घर आई तो हशाम ने इन्हें भी बता दिया। वो भी इसरार करने लगी। इतने रोज़ हमारी तरफ आकर रहो। ये है तो तुम्हारी खाला का घर, मगर तुम तो कभी एक रात भी हमारे घर नहीं ठहरे। जब अमजद के रिश्तेदार महीना महीना डेरे डाल सकते हैं तो फिर मेरा प्यारा भांजा क्या एक हफ्ता भी नहीं रह सकता? आखिरी बात अम्बरीन को सुनाने के लिए कही गई थी और यकीनन इसने सुन भी ली थी। रिदा ने इसे रुकने के लिए ज़ुबान से नहीं कहा, मगर चेहरा और आंखें यही इल्तिजा कर रही थीं और इसने ये कहकर आज तो जाने की इजाज़त तलब कर ली कि कल अपना मुख्तसर सामान लेकर हाजिर हो जाऊंगा। खाला, मेरा कमरा तैयार रखिएगा और मेरे ज़ौक़ के ऐन मुताबिक तैयार कीजिएगा। क्या इस घर में कोई बंदा ऐसा है जिसे मेरे ज़ौक़ की पहचान हो? इसने कनखियों से रिदा की जानिब देखा। हालांकि हाँ, अगले रोज़ वो दिन के 10 बजे आ गया था। हशाम और अमजद अंकल घर पर नहीं थे। रिदा अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। अम्बरीन किचन में थी, जबकि दादी और खाला जमीला सहन में बैठी माल्टों और मूंगफलियों से इंसाफ कर रही थीं। अरे वाह, क्या हसीन नज़ारा है। वो अपना बैग वहीं रख कर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और मूंगफली वाली प्लेट अपने सामने रख ली। पहले सामान तो अंदर रखाओ, इतनी देर में हम ये सब खा नहीं जाएंगे। खाला हंसकर गोया हुई थी। कहते हैं दाने दाने पर मोहर होती है और इन सारे दानों पर मुझे अपने ही नाम की मोहर जगमगाती दिखाई दे रही है। रिदा बरामदे में ही इस्त्री स्टैंड के करीब खड़ी थी। कल की नाराज़ी वो भूल चुकी थी और इसकी आमद पर बेहद खुश थी। बोली, हमें भी दिखाओ, कहाँ है वो मोहर? और दादी, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? इसने रिदा की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और इसे कुछ हैरत में डाल दिया। ये तो हो नहीं सकता था कि समीर पलटकर जवाब न दे। मैं ठीक हूँ बेटा, और मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम कुछ रोज़ इधर ही रहोगे। अभी तो खुश हैं, मगर जब चंद रोज़ गुजारूंगा तब शायद आप परेशान हो जाएं। शोर बहुत करता हूँ ना मैं। इसने साथ ही वजाहत भी कर दी। घरों में आवाज़ें गूंजती ही अच्छी लगती हैं। जहाँ खामोशी हो वहाँ वीरानी और उदासी का राज होने लगता है। फिर वो घर घर नहीं लगते, बस मकान रह जाते हैं। वाह दादी, आप तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। अब बहुत सा वक्त आपकी सोबत में भी मुयस्सर होगा। चलो अब दादी जान भी बोर होने की तैयारी कर लें। रिदा ने फिर से इसे बोलने पर उकसाया और हैरत दो चंद हुई कि अब भी वो खामोश रहा था। लगता है इस मरतबा खासा सीरियस नाराज़ है, मगर कब तक? आखिर मान ही जाएगा। अम्बरीन, अगर एक कप चाय मिल जाए तो?
वो किचन के दरवाजे पर खड़ा बहुत बेतकल्लुफ़ी से धुले बर्तन सेट करती अम्बरीन से कह रहा था, अभी लीजिए। वो इसके अपनायत भरे अंदाज पर मुतासर होकर बोली थी, वरना इस घर में कौन था जो इसे यूं बात करता था। मगर समीर का अंदाज तो इसे शुरू से ही अच्छा लगा था। तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, बल्कि मेरा ख्याल है खाना भी बेहतरीन पकाती हो। तारीफ़ का शुक्रिया, वो मुस्कुरा दी। लड़कियों को खाना पकाना ज़रूर आना चाहिए। घर भर के काम काज में माहिर होना ही औरत के लिए फ़ख्र की बात है। पता नहीं आजकल की लड़कियां घर के काम काज से इतनी बेजार क्यों दिखाई देती हैं। अम्बरीन की इस कदर तारीफ़ रिदा तो बुरी तरह तप गई। ये लड़की इसे पहले ही एक आंख नहीं भाती थी। इसकी अच्छी सूरत, इसका हर क्लास में बेहतरीन मार्क्स लेना रिदा को इसके बहुत खिलाफ कर गया था। कपड़े वहीं इस्त्री स्टैंड पर छोड़े और किचन में आकर बोली, हद होती है सुस्ती की भी। कब से किचन में घुसी बर्तन ही मांजे जा रही हो। इतनी देर में तो ढेरों काम निपटाए जा सकते हैं। मैं समीर भाई के लिए चाय बनाने लगी थी। इसने धीरे से वजाहत की। हटो यहाँ से, मैं बनाती हूँ चाय। वो चूल्हे के पास आ खड़ी हुई। समीर वहाँ से हटकर दादी के पास आ बैठा। खाला जमीला की कोई मिलने वाली आ गई थी। वो इन्हें लेकर ड्राइंग रूम में चली गई थी। अम्बरीन मटर लेकर वहीं आ बैठी और दाने निकालने लगी। आज मटर पका रही हैं? इसने पूछा। जी हाँ, आज मटर पुलाव पकाने का कहा है मुमानी जान ने। पसंद है आपको? वो पूछ रही थी। हाँ, अगर अच्छा पका हो। मेरी अम्मी बहुत अच्छा पकाती हैं। आज मेरे हाथ का भी खाकर देखें। मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएगा। वो बड़े एतमाद से कह रही थी। हाँ समीर, मेरी अंबर माशाल्लाह हर काम में ताक है। खाना पकाना, सिलाई बुनाई और पढ़ाई सब में तारीफ ही समेटती आई है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। जब भी इस घर में आती है मेरा बड़ा ख्याल रखती है। मेरे दिल से इसके लिए ढेरों दुआएं निकलती हैं। दादी अम्मा ने कहा। रहने भी दें नानी जान, आप तो हर किसी से तारीफ़ करने लगती हैं। वह आहिस्तगी से कह रही थी। शुक्रिया अदा करने के बजाय शिकायत कर रही हो। तुम्हें तो दादी जान का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आज के ज़माने में कौन किसकी तारीफ़ करता है। ऐसे तो ना कहें, रिदा आपकी बहुत तारीफ़ करती है। मेरी? समीर ने मसनूई हैरत का इजहार किया। जी हाँ, आपकी। आपसे हम सभी कज़न्स ग़ाइबाना तारुफ़ रखते हैं। पता नहीं क्या क्या कहा होगा इसने मेरे बारे में। समीर ने फ़िक्रमंदी का इजहार किया। आ रही हैं, पूछ लें। अम्बरीन इतना कहकर मटर की जानिब मुतवज्जा हो गई। रिदा ने चाय लाकर इसके सामने रखी टेबल पर रख दी। अम्बरीन, मैंने आपसे चाय बनाने को कहा था। अगर मूड नहीं था तो साफ मना कर देती। रिदा वापस पलटते हुए इसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। वो रिदा कहने लगी कि मैं बना देती हूँ, मैं तो इसलिए बाहर आ गई थी। अम्बरीन वजाहत करने लगी। मगर मैंने आपसे कहा था कि चाय बना दें, क्योंकि मुझे आपके हाथ की चाय अच्छी लगी थी। चाय बनाना भी एक आर्ट है, अब हर कोई तो नहीं बना सकता। इसके सामने अम्बरीन की तारीफ और रिदा के मुकाबले में इसे सराह रहा था। क्या ऐसा भी होना था? वो धुआं धुआं चेहरे के साथ समीर की तरफ देख रही थी, मगर वो इधर मुतवज्जा कब था और इसने चाय को भी देखा तक नहीं। माल्टा उठाकर छीलने लगा। कमबख्त जादूगरनी, मगर मैं ऐसे समीर के साथ नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं समीर को नहीं खो सकती। वो आंसू भरी आंखों के साथ अपने कमरे में आई। अब मुझे क्या करना चाहिए? आंख में आए आंसुओं को सख्ती से पोंछकर वो सोच रही थी। समीर से शिकायत का कोई फ़ायदा ना था। अम्बरीन से उलझना अपनी हंसी उड़ाने वाली बात थी। वो तो फ़ौरन चचा वगैरह की फैमिली को भी बताएगी और सब कितना हंसेंगे। मैंने तो सबसे ये कह रखा है, अनकरीब मेरी और समीर की बात पक्की हो जाएगी। मगर अम्बरीन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं समीर को हार नहीं सकती। मैं इसे मना लूँगी। वो अम्बरीन की जिन बातों को सराहता है वो खूबियाँ मुझ में भी तो हो सकती हैं। अम्मी बता रही थी, अम्बरीन चाय के लिए कहवा अलग से तैयार करती है, दूध अलग बॉयल करती है। काम लंबा तो है, मगर समीर की खातिर मैं उम्दा चाय बनाना सीख लूँगी और वो इसके बनाए खानों की भी तारीफ़ करता है। यही हो सकता है, जब अम्बरीन खाना बनाए मैं भी किचन में मौजूद रहूँ और खामोशी से सब देखती रहूँ। रिदा, तुम्हारी किसी दोस्त मोना का फ़ोन है। जमीला बेगम इसे आवाज़ दे रही थी। एक तो ये दोस्त बड़ा वक्त ख़राब करती हैं। अब घंटा भर गुफ्तगू होगी। वो इतनी आवाज़ में बोला था जो रिदा बखूबी सुन सके। इसके जाते ही चाय का कप होंठों से लगा लिया। रिदा को घर के काम काज में कुछ इतनी दिलचस्पी नहीं है। असल में जमीला ने इसे कभी आदत ही नहीं डाली। दादी कह रही थी और रिदा की बुराई चाहे वो सच ही हो, समीर किसी से नहीं सुन सकता था। फ़ौरन बोला, वो बहुत कमाल लड़की है। इसे कुछ सीखने के लिए सालों महीनों की मेहनत की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी सब कुछ पिक कर लेती है। अम्बरीन ने इस तारीफ पर कुछ हैरान होकर इसे देखा। रिदा के सामने तो वो कुछ और ही कह रहा था, मगर पूछा कुछ नहीं। रिदा फ़ोन अटेंड करके बहुत जल्द वापस आई।
मगर तब तक वो चाय पीकर कप अम्बरीन के हाथ किचन में रखवा चुका था। अम्बरीन बेटा, अपना सूट ही सी लेना था, मुझे पहन कर तो दिखाओ, दादी बहुत शौक से कह रही थी। जी नानी, आज रात को सीने बैठूंगी। अरे आप कपड़े भी सिलाई कर लेती हैं। रिदा के सामने इसने मुतासिर होने की बहुत अच्छी अदाकारी की थी। कपड़ों की सिलाई तो बिल्कुल फजूल काम है। जब जगह जगह टेलर मौजूद है, रेडीमेड कपड़े खरीदने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती, तो फिर ये सरदर्दी क्यों मोल ली जाए। रिदा कहे बगैर न रह सकी। दादी जान, आप भी मुझे बहुत सुघड़ दिखाई देती हैं, यकीनन आपको भी सिलाई बुनाई आती होगी। इसने रिदा की बात जैसे सुनी ही नहीं थी। वो भी फिर रुकी नहीं, अपने कमरे में चली गई। हाँ बेटा, घर गृहस्थी के कामों से तो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्पी रही है, और फिर हमारे दौर की माएँ भी इस तरफ खसूसी तवज्जो दिया करती थीं। इस औरत को ही ख़ानदान में इज़्ज़त मिलती थी जो घर के काम काज सलीके और महारत से करती थी। औरतें मुझसे कपड़ों की कटाई करवाने आया करती थीं। यानी आपके अतराफ़ में बसने वाली अक्सर ख़वातीन काफ़ी फौहड़ थीं। फ़ौरन नतीजा निकाला, फिर बोला, अभी आप कह रही थी हमारे दौर की माएँ इस तरफ काफ़ी तवज्जो देती थीं, तो फिर क्या बेटियां इतनी कुनसहन थीं कि अक्लों में कुछ पड़ता ही नहीं था। अम्बरीन को हंसी आ गई, जबकि दादी कुछ हैरान परेशान सी इसकी शक्ल देखने लगी। वैसे मेरा ख्याल है आज की लड़कियां पहले दौर की लड़कियों से ज़्यादा अच्छी हैं। पहले वक्तों में लड़कियां बस सादा लिबास पहने, दुपट्टा सर पर डाले, बाहर की हवा से ख़ुद को बचाने के चक्कर में अजीब सी मखलूक बनी ज़िंदगी बिता दिया करती थीं। अब लड़कियों को शऊर आ गया है। इन्हें पता है कि बालों का कौन सा स्टाइल चेहरे पर सूट करेगा, लिपस्टिक का कौन सा शेड बेहतर है, और लिबास में जिद्दत किस तरह पैदा की जा सकती है। छोड़ो भी बच्चे, भला इन बातों से क्या होता है। असल चीज़ तो शर्मो हया है, यही चेहरे पर नूर और हुस्न पैदा करती है। और आज नए ज़माने में जब यही नहीं रही, तो जो जी में आए कर लो, हुस्न नहीं आएगा। अब इस अम्बरीन को ही देख लो, कितनी सादा बच्ची है और कैसी प्यारी लगती है। आपका क्या ख्याल है, अगर ये बाल सेट करवा ले, कोई अच्छे से कलर की लिपस्टिक लगा ले, तब ये प्यारी नहीं रहेगी। इसने अम्बरीन के यूं बरह रास्त तारीफ हो जाने पर शर्माने से पहले ही ये फ़िक्रा अदा कर दिया। आप लोग मुझे क्यों अपनी गुफ्तगू में घसीट रहे हैं, कोई और मिसाल दे दें, इसे वाकई अच्छा नहीं लग रहा था। जी हाँ, अब रिदा भी तो मौजूद है, इसकी बात कर लें। वो इस्त्री स्टैंड के पास अपने इस्त्री किए कपड़े उठाए आई थी। समीर ने इसका नाम काफ़ी ऊंची आवाज़ में लिया। वो रुक गई। दादी भी रिदा को देख चुकी थी, इसलिए कुछ कहने से परहेज़ किया। आप कह रही हैं ढीले ढाले कपड़े, बदरंग दुपट्टों के घूंघट चेहरे को मासूमियत और निखार अता करते हैं, मगर ज़रा रिदा को तसव्वुर में लाइए और ये लिबास ज़ेब तन करवाएं, फिर देखें क्या लगती है वो। समीर ने कहका लगाया। अम्बरीन और दादी जान रिदा के खौफ से मुस्कुरा भी नहीं सकीं। मैं सच कहता हूँ दादी, इसका भरम तो हेयर स्टाइल और खूबसूरत लिबास ने रखा हुआ है। रिदा ने गहरे दुख के साथ इसकी जानिब देखा, निगाहों में शिकायत थी। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो सबके दरमियान बैठे मेरा मजाक उड़ा रही हो। मगर वो इसकी जानिब मुतवज्जा होता तो देखता। रिदा चुपचाप वापस हो गई। तब दादी बोली, हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि रिदा तो फैशन की वजह से ही अच्छी लगती है, वरना वो इतनी प्यारी नहीं है। हुस्न तो देखने वाले की नज़र में होता है, और जिससे मोहब्बत होती है वो सारे ज़माने से ज़्यादा हसीन दिखाई देता है। अगर आपको अम्बरीन रिदा से ज़्यादा अच्छी लगती है तो यकीनन इसलिए कि आपको अम्बरीन से बहुत मोहब्बत है। नहीं, रिदा भी मेरी बच्ची है, मुझे प्यारी है, मगर अम्बरीन बहुत खिदमतगुजार बच्ची है। छोड़िए नानी अम्मा, कोई और बात करें। इसे समीर का एकदम से पैंतरा बदलना अजीब सा लगा था। खुद तो रिदा की बुराई कर लेता है, जब नानी ने कुछ कहा तो रिदा की साइड लेने लगा। इसका कोई एतबार नहीं, इसके सामने कोई ऐसी वैसी बात कहना खतरे से खाली नहीं हो सकता। वो मोहतात हो गई थी। हशाम स्कूल से वापस आया तो समीर इसके साथ मिलकर क्रिकेट खेलने लगा। अम्बरीन को भी बुला लिया, वो भी फारिग थी, फ़ौरन आ गई। इनकी हाव हू की आवाज़ें सुनकर अपने कमरे में उदास बैठी रिदा का जी चाहा कान बंद कर ले, या फिर इन आवाज़ों से कहीं दूर चली जाए। अम्बरीन की खूबसूरती ने इसे मुतासिर कर दिया है, या फिर वो जो मुलाजमों की तरह सारा दिन इधर उधर काम निपटाती फिरती है, वो समीर को पसंद आया है। ये मर्द लोग औरत को कनीज़ के रूप में देखना ही पसंद करते हैं। औरत सारा दिन कोलू का बैल बनी जुती रहे, चुपचाप इनका हुक्म बजा लाती रहे, बस इसी सूरत में राज़ी रहेंगे। भाड़ में जाए समीर, मैं तो ये सब नहीं कर सकती। वो गुस्से से खोलती बेड पर दराज हो गई, मगर चैन किसी पल नहीं आ रहा था। मैं समीर को खो दूं और वो अम्बरीन का बन जाए, भला ये मेरे लिए आसान है? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी? मुझे हर सूरत समीर को मना लेना चाहिए, इसे अम्बरीन चुड़ैल से दूर रखना चाहिए। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बिस्तर से उठकर किचन में चली गई। फ्रिज में कीमा रखा था, इसके अलावा सब्जियां भी मौजूद थीं,
दोपहर को जो बिरयानी अम्बरीन ने पकाई थी, समीर ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी। हालांकि खुद अम्बरीन कह रही थी कि आज कुछ अच्छी नहीं बनी, चावल नरम पड़ गए हैं, रिदा को भी पसंद नहीं आई थी। जबकि वो कह रहा था इससे बेहतर बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई, रात का खाना मैं बनाऊंगी। ये अम्बरीन तो हर शय पर काबिज होती जा रही है। इसने कबाबों का कीमा और चने की दाल चूल्हे पर चढ़ा दी। समीर भाई आप सख्त बेईमान हैं, नहीं खेलना आपके साथ। हशाम बेड फेंक कर पानी पीने किचन में आ गया था। पीछे समीर इसे मनाते हुए चला आया। बाजी में आउट नहीं हुआ मगर समीर भाई मुसलसल शोर मचा रहे हैं। अंबर बाजी भी इनके साथ मिल गई हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ मत खेलो। इसे मालूम नहीं था कि समीर भी इसे मनाने के लिए किचन के दरवाजे तक आ चुका है। ठीक है आशी, जैसे तुम्हारी बहन कहती है तुम वैसा ही करो। हशाम के हाथ से पानी की बोतल और ग्लास लेकर वो अपने लिए पानी उंडेलने लगा, जबकि हशाम एक बार फिर बैटिंग का इरादा लेकर बाहर भाग गया। मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालने लगे हो समीर, और मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। क्या मेरे खिलाफ किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मोहतरमा, मैं सुनी सुनाई से ज़्यादा अपनी आंखों देखी पर एतबार करता हूँ। उफ, वो इस हद तक अजनबियत दिखा रहा था। रिदा को रोना आ गया, भराई हुई आवाज़ में बोली, ऐसा क्या देख लिया है तुमने? इंतहाई मगरूर बददिमाग लड़की हो तुम। कोई भी तो खूबी नहीं है तुम में, और फिर भी कितना इतराती हो। अगर मुझमें कोई खूबी नहीं है तो पहले क्यों तुम? वो कहते कहते रुक गई। कैसे कहती थी? तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थे। भला समीर के लिए मुकर जाना कोई मुश्किल था? साफ कहते था। मैं तो मजाक करता रहा हूँ, फिर क्या रह जाता रिदा के पास। बस इसलिए वो खामोश हो गई। समीर भी पानी पीने के बाद वापस चला गया। रात को अम्मी समीर को बुलाती रहीं, आकर लाउंज में बैठो। टीवी प्रोग्राम भी बहुत अच्छा आ रहा था, मगर वो अम्बरीन और दादी के पास दादी जान के कमरे में ही बैठा रहा। कुछ देर के बाद हशाम भी वहीं चला गया। अम्मी, अम्बरीन पूरी चुड़ैल है। देखा आपने समीर किस तरह इसके आगे पीछे हो रहा है? इसने दुखी दिल के साथ इनसे कहा था। वो भी चौंकी। हाँ, मैं भी कितनी अहमक हूँ। वाकई अब ये समीर अम्मा जी की मोहब्बत में तो जाकर वहाँ बैठ नहीं गया। यकीनन अम्बरीन की कशिश ही इसे इधर लेकर गई है। ये अच्छी बात नहीं। मैं तो समीर को अपनी रिदा के लिए कब से चाहती आई हूँ। ये बात मैंने आपा से भी कही थी। इन्हें कोई एतराज़ नहीं, भांजी को बहू बनाना इनकी भी ख्वाहिश है। और अब दरमियान में ये खूबसूरत मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी। वो खुद उठकर समीर को बुलाने के इरादे से दादी के कमरे में चली गई। रिदा थके थके अंदाज में सोफे के पुर से सर टिकाकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, हमसाइयों की बेबी और टीपू चले आए। आओ बैठो, तुम लोग यकीनन कहानी सुनने आए होगे, मगर आज मेरा मूड नहीं है। ये दोनों बच्चे कभी कभार रिदा से कहानी सुनने आया करते थे। आज वो अपनी उलझनों में थी, कहानियाँ कहाँ याद रही थीं। ठीक है, फिर हम दादी जान से कहानी सुन लेते हैं। इन्हें बहुत अच्छी कहानियाँ आती हैं। हेलो नन्हे फरिश्तों। समीर अम्मी हशाम और अम्बरीन के साथ चला आया। दोनों बच्चों से हाथ मिलाए। तारुफ तो करवाएं खाला, समीर ने कहा। यह हमारे पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, रिदा से कहानी सुनने के लिए अक्सर आ जाते हैं। मगर आज रिदा बाजी कह रही हैं मेरा मूड नहीं है, टीपू ने बताया। कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। समीर ने गुड़िया को गोद में बिठाया, टीपू की उंगली पकड़ी और सोफे पर आ बैठा। तुम कहाँ बैठने लगी हो? इतना होश नहीं, रात का खाना बनने वाला है। अम्बरीन को बैठते देखकर जमीला खासी सख्ती से बोली थी। रहने दे अम्मी, खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे भी सारा काम मैंने कर लिया है, सिर्फ फुलके ही डालने बाकी हैं। रिदा जल्दी से उठ खड़ी हुई। नहीं, तुम बैठो, अम्मी को क्या पता था समीर साहब को अम्बरीन की 24 घंटे वाली मसरूफियत ही पसंद है। रिदा को इसके सामने बिठाकर खुद किचन में चली गई। हाँ, किसकी कहानी सुनोगे? वो दोनों बच्चों से मुखातिब था, शहजादी और शहजादे की। दोनों बच्चों ने यक जुबान होकर कहा था। समीर ने एक नज़र सर झुकाए उदास बैठी रिदा को देखा, फिर बोला, तो सुनो, आज हम तुम्हें एक मगरूर शहजादी की कहानी सुनाते हैं। एक था बादशाह, इसकी एक ही बेटी थी, नाजों की पाली फूलों की डाली। कुछ ऐसी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर बेहद लाड प्यार और खुशामद ने इसे बड़ा मगरूर बना दिया था। खुद को पता नहीं क्या समझने लगी थी। शहजादी बड़ी हुई तो बादशाह को इसकी शादी की फिक्र हुई। लो जी, अब सारे मुल्कों को दावती रुके अरसाल किए गए, जिसमें लिखा था, हमारी चांद सी बेटी अब शादी के काबिल हो गई है। आप अपने अपने शहजादे हमारे मुल्क में भेजें। एक बड़ी दावत आम में शहजादी अपने लिए शहजादे का इंतखाब करेगी और बाकी शहजादे शुक्रिया के साथ वापस लौटा दिए जाएंगे। ये खतूत पढ़कर सारे बादशाह बहुत हंसे। लो जी, काली का लोटी शहजादी के लिए शहजादे का इंतखाब। अरे वाह, हमारे लाडले क्या फालतू के हैं, जिससे चाहे पसंद करे, जिससे चाहे ठुकरा दे। बड़ी आई कहीं की हूर परी। अक्सर ममालिक ने तो शहजादे भेजे ही नहीं। हाँ, कुछ मुल्क ऐसे थे जहाँ के शहजादे शहजादी लाडो बेगम से भी गए गुजरे थे।
उन्होंने सोचा मौका अच्छा है। वैसे तो हमारे मनमानस के मुंह वाले शहजादों को कोई पूछेगा नहीं। शहजादी से बात बन जाए तो मज़े हो जाएंगे। हाँ, एक शहजादा जो बहुत खूबसूरत, बेहद नेक और रहमदिल था। इससे शहजादी पर तरस आ गया और इसने जाने का फ़ैसला कर लिया। लीजिए, महफिल सज गई है। हर सू रोशनियां हैं, खुशियां हैं, खुशबुएं हैं। जर्क बर्क लिबास पहने कनीज़ें इधर से उधर आ जा रही हैं और मेहमानों पर गुलाबों की पत्तियां निछावर कर रही हैं। चांद की चौदहवीं है। हर सू बाग में चांदनी चमक रही है और इसकी रोशनी में फूल पत्ते एक अजीब नज़ारा पेश कर रहे हैं। वो बड़े ड्रामाई अंदाज से कहानी सुना रहा था। बच्चे तो बच्चे, अम्बरीन, हशाम और रिदा भी बड़ी खामोशी और दिलचस्पी से सुन रहे थे। इसने बारी बारी सबको देखा और निगाह रिदा पर टिक गई। वो इधर ही देख रही थी। फ़ौरन निगाह का जाविया बदल लिया। शहजादी नीले रंग का सितारों भरा बहुत कीमती और खूबसूरत लिबास पहने महफिल में आई, मगर सबने कहा लिबास शहजादी के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत है। उफ़, ये आए हैं मेरे उम्मीदवार। शहजादी इन बन मानसों को देखकर चिल्ला उठी। बेटी, वो देखो, वो एक चंदे आफताब चंदे महताब भी तो बैठा है। मलका ने नरमी से इस खूबसूरत शहजादी की जानिब इशारा किया, मगर शहजादी का मिजाज बिगड़ चुका था। बोली, भाड़ में जाएं सब के सब, मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। भाड़ में जाएं सब। इतना कहकर वो बदतमीज शहजादी पैर पटकती अपने कमरे में वापस चली गई। सारे शहजादे इस तजलील पर गुस्से से सुर्ख हो गए। सब ने कहा, हम वापस जाकर अपने अपने वालिदैन को बताएंगे। इस बेइज्जती पर आपसे सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर लेंगे। मलका ने तो कह दिया, परवाह करती है मेरी जूती। मगर बादशाह काफ़ी सयाना था। इसे पता था अगर इतने सारे मुल्क मुखालिफ हो गए तो बहुत बुरा होगा। इसने सब शहजादों से बारी बारी माफ़ी मांगी और ऐलान किया, अब मैं अपनी बेटी की शादी इससे करूँगा जो सुबह सवेरे सबसे पहले शहर के दरवाजे से शहर में दाखिल होगा। यह खबर जंगल की आग की तरह सारे महल में फैल गई। शहजादी ने सुना तो दिल धक से रह गया। सारी रात इसी परेशानी में कटी। देखे कौन सबसे पहले दाखिल होगा। पता नहीं कैसी शक्ल सूरत का मालिक होगा। अब्बा हजूर भी कभी कभी इतनी संगदिली से फैसला कर डालते हैं। वो सारी रात जागती और कमरे में टहलती रही। इस एक रात में इसका वज़न पूरे 2 पाउंड कम हो गया। इधर मौज़न ने अजान दी, इधर दरबान चिल्लाया, बादशाह सलामत, हमारी शहजादी साहिबा का दुल्हा हाजिर है। शहजादी भागकर झरोके में आई और करीब था कि बेहोश होकर गिर पड़ती कि एक कनीज़ ने थाम लिया। हाय अल्लाह, ये गंदा संदा फ़कीर, क्या ये ही मेरे काबिल है? शहजादी रो रही थी। कनीज़ें बज़ाहिर तो तसल्लियाँ दे रही थीं, दिल में हंस रही थीं। अच्छा है, ऐसी मगरूर शहजादी को ऐसा दुल्हा ही मिलना चाहिए था। इधर फ़कीर चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, भला मेरा क्या कसूर है जो बादशाह के हजूर ले जाया जा रहा है? और जब इसे पता चला कि शहजादी से इसकी शादी हो रही है तो हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने शहजादी का हाथ इसके हाथ में थमाया, साथ में अशरफियों की एक थैली दी और इन्हें महल से रुखसत कर दिया। सादा से लिबास में मलबूस आंसू पोंछती शहजादी इसके पीछे पीछे गिरती पड़ती चली आ रही थी, जबकि फ़कीर जैसे इसके वजूद से भी बेनियाज बस चला जा रहा था। ये देखकर शहजादी धाड़े मारकर रोने लगी कि फ़कीर ने सारी अशरफियाँ बच्चों में बांट दी। तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, वो चिल्लाई। चुप बदतमीज़ औरत, ख़बरदार जो अपने शौहर के साथ ज़ुबान चलाई। मुझे लगता है तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। अब मेरे पास आ गई हो, सीधा कर दूंगा। और वो जिसे कभी किसी ने फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था, ऐसी बात सुनकर डर गई और फिर कुछ नहीं बोली। फ़कीर इसे शहर से बाहर बनी झोंपड़ी में ले आया। दिन पर दिन गुजरने लगे। शहजादी दिन भर फ़कीर की हिदायत पर मिट्टी के खिलौने बनाती और अपनी किस्मत को रोती। एक रोज़ जब फ़कीर शहर से भीख मांग कर आया तो इसने बताया, कल शहर में मेला लग रहा है, तुम ये सारे खिलौने वहाँ लेकर जाओगी और बेचोगी। शहजादी ने सर इस बात में हिला दिया और अगले दिन मेले में पहुँच गई। फ़कीर ये कहकर चला गया कि मुझे जगह जगह जाकर भीख मांगनी है। तुम इन खिलौनों के बेचो और पैसे संभाल कर रखना, मैं हिसाब लूँगा। इसके जाने के बाद शहजादी दिल ही दिल में इसे गालियाँ देती खिलौने सजाने लगी। अचानक एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ इधर आया और इसके सारे खिलौने चकनाचूर करता चला गया। उफ़, ये तो वही खूबसूरत शहजादा था। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। काश मैंने इसका साथ कबूल कर लिया होता, मगर तब तो मेरी आंखों पर गरूर की पट्टी बंधी हुई थी। अल्लाह ताला ने मुझे इस तकब्बर की सज़ा दी है। वो वहीं अपने टूटे खिलौने के पास बैठी आंसू बहाती रही। शाम हुई तो डरती डरती खाली हाथ अपने झोंपड़े में वापस आ गई और ये देखकर हैरान रह गई कि बादशाह और वही शहजादा यहाँ झोंपड़े में मौजूद हैं। बादशाह ने शहजादी को सीने से लगा लिया और बोला, मेरी प्यारी बेटी, सुनाओ मिजाज कैसा है? शहजादी बुलक बुलक कर रोने लगी और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे माफ़ कर दें और इस फ़कीर से मेरी जान बचाएं। मैं इस जाहिल के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती।
बादशाह हंस पड़ा और बोला, इसका मतलब है तुम्हें अब भी अकल नहीं आई। मेरा ख्याल है अब आपको इसे माफ़ कर देना चाहिए और असल बात से भी आगाह कर देना चाहिए। कैसी बात अब्बा हजूर? शहजादी के पूछने पर बादशाह ने बताया, मैं तुम्हारी खुदसरी से बहुत परेशान था। तुमने इस रोज़ भरी महफिल में तमाम शहजादों की बेइज्जती की। हालांकि मुझे ये खूबसूरत सजीला नौजवान तुम्हारे लिए बेहद पसंद आया था और ये इस नौजवान की कमअक्ली के ये तुम्हें अपनी मलका बनाने को तैयार था। बस फिर हम दोनों ने मिलकर ये प्लान तैयार किया। शहजादा सुबह सवेरे फ़कीर बनकर आया और तुम्हें ब्याह कर ले गया। बच्चे और अम्बरीन कहानी सुनकर हंसने लगे, जबकि रिदा जान गई थी समीर ने सिर्फ इसे सुनाने को यह सब कहा है। वो मुस्कुरा भी न सकी। इसे पलके झुकाने के बावजूद अपने चेहरे पर समीर की निगाहों की तपश महसूस हो रही थी। वो खामोशी से उठी और किचन में चली गई। तुम यहाँ क्यों आ गई? अम्बरीन और समीर को तन्हाई का मौका ना दिया करो, अम्मी देखते ही समझाने लगीं, मगर वो इनसे कुछ कह ना सकी। इसका दिल खासा बुरा हो रहा था। अम्मी फुलके डाल रही थी, इसने कबाब फ्राई किए, फिर सलाद बनाने लगी। ओहो, यहाँ तो बड़े काम हो रहे हैं। समीर किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। मुखातिब खाला से था। देख इसे रहा था। हाँ भाई, भरे पूरे घर में काम तो होते ही हैं। मैं रोटी बना रही हूँ, रिदा ने कबाब बनाए हैं। मेरा तो ख्याल था खाना बाहर खाया जाता। मैं यही कहने के लिए आया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। अम्मी अभी कमरे में भाई कह रहे थे बहुत भूख लगी है। ज़रा देख कर तो आओ कुछ पका है या नहीं। हशाम ने भांडा फोड़ दिया। इसका मतलब है शहजादे को सजा देने के लिए फ़कीर का भेस नहीं बदलना पड़ा। शहजादी को पहले ही अक्ल आ गई है और इसने गरूर से तौबा कर ली है। वो ये बात इतनी संजीदगी से कह रहा था कि रिदा को कुछ कहने की हिम्मत ही ना हो सकी। इसका मतलब है समीर ने मेरे साथ ड्रामा किया है, बड़ा आया कहीं से। इस रोज़ सारा दिन वो किचन में रही और अम्मी को भी साथ रखा। बस अब वो समीर को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। 2-3 बार किसी न किसी बहाने से वो किचन में आया भी, मगर अम्मी की वजह से कुछ कहे बगैर वापस जाना पड़ा। आखिर शाम को बोल ही पड़ा, खाला आज के सारे मोहल्ले की दावत का इंतज़ाम करना है। जो सुबह से आप और आपकी दुख्तरे नेक अख्तर किचन में घुसी हुई हैं। आज रिदा का मूड हो रहा है बहुत कुछ पकाए। हालांकि मैं तो बार बार डांट रही हूँ, समीर आजकल हमारा मेहमान है, तुम्हें कंपनी देना चाहिए, मगर ये सुन ही नहीं रही। और पता है कह रही है समीर को लड़कियाँ किचन में घुसी मैली कुचैली और खामोशी अच्छी लगती हैं। क्यों, मैं कोई पुराने वक्तों की बड़ी भी हूँ? लड़कियों में ये खसूसियात तो वही देखना पसंद किया करती थी। जहाँ कोई ऐसी लड़की दिखाई देती, हज़ार जान से फिदा हो जाती, बुलाएं लेती, न थकती और फिर अपने किसी जिन जैसे नवासे या पोते से शादी करवा देती। रिदा ने केक भी बनाया है, समोसे और ये निम्को भी बना कर रखा है। कुछ खाओगे तुम? जी हाँ, क्यों नहीं। अब इतनी मेहनत की है इन्होंने, दिल तो नहीं तोड़ सकता। चाय भी बना दूँ? वो पूछने लगी। जी हाँ, चाय पीने ही तो आया था। रिदा, समीर के लिए चाय बनाओ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मगरिब की अजान हो रही है। वो इतना कहकर किचन से चली गई। रिदा भी कुछ कहे बगैर जाने लगी तो इसने हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? सुना नहीं, खाला ने चाय बनाने को कहा है। मैंने सुन लिया है आप चाय पीना चाह रही हैं। आपको अम्बरीन के हाथ की चाय पसंद है, मैं इसे ही बुलाने जा रही हूँ। समीर ने बगौर इसका चेहरा देखा। वो नज़रों के हसार से बचने के लिए इधर उधर देखने लगी। हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश भी कर डाली। वो हंस पड़ा और बोला, रस्सी जल गई बल नहीं गया। मगरूर शहजादी, तुम्हारा कोई इलाज है भी या नहीं? खाला हंस रही थी, जबकि रिदा का दिल भर आया था। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। समीर इसके बारे में कितने गलत ख्यालात रखता है और मैं कितनी पागल हूँ इसके लिए। खाने की मेज़ पर समीर ने कबाबों के जायके पर एतराज़ किया था और ये भी कहा था बनाने वाला अनाड़ी है। अगर तरकीब अम्बरीन से पूछ ली जाती तो अच्छा होता। रिदा से कुछ खाना मुश्किल हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुझे समीर की हर बात खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जवाब में ज़रूर कुछ बोलना चाहिए। इसने फैसला किया, मगर अगले ही लम्हे अपने इस ख्याल की तरदीद भी कर दी। मैं इसे खोना नहीं चाहती। अगर कुछ कहूँगी तो बात मज़ीद बढ़ जाएगी। बस इस अम्बरीन की बच्ची को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं अम्मी से बात करूँगी, अब इसे चलता करें। ये तो मेरा दिल बर्बाद करने पर तुल गई है। वो सब भी तो शायद खाना खा चुके थे। बातों की आवाज़ आ रही थी। इसने कमरे की खिड़की खोलकर देखा, अम्बरीन, समीर और हशाम लॉन में मौजूद थे। समीर कोई किस्सा सुना रहा था, वो दोनों हंसे जा रहे थे। समीर को पता है मैंने खाना नहीं खाया। इसकी बात सुनकर टेबल से उठ गई थी, मगर परवाह नहीं है। आराम से खाना खाया और अब अम्बरीन से बातें मिठारी जा रही हैं। दादी शायद अम्मी को आवाज़ दे रही थीं। पहले कभी रिदा ने इनसे मसला पूछने की जहमत नहीं की थी, मगर अब वो जानती थी समीर इसे अम्बरीन जैसी लड़की के रूप में देखना चाहता है। फ़ौरन उठी और इनके कमरे में आ गई। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो चाय पीना चाह रही थी। इसे देखकर बोली,
तुम तो बनाओगी नहीं, अम्बरीन बाहर होगी, इससे कह दो चाय बना दे। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मैं खुद चाय बना देती हूँ। वो इनके कमरे से निकलकर किचन में जाने के लिए बरामदे से गुजरी तो समीर ने इसे देखा मगर बोला कुछ नहीं। दादी को चाय देने के बाद बर्तन धोए, किचन साफ किया। इस दौरान वो तीनों सहन में खड़े बातें करते रहे। इसने सुनने की कोशिश भी की मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर वो तीनों चाय बनाने के लिए किचन में आ गए और ये फरमाइश समीर की ही थी। इसने रिदा को वहाँ मौजूद देख लिया था। बाजी चाय तो बना दो, हशाम इससे कह रहा था। इसने खामोशी से पानी चूल्हे पर रख दिया। तब समीर बोला था, अंबर तुम बनाओ। रिदा खामोशी से चूल्हे के पास से हटकर अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर इसकी सूजी हुई आंखों और थकन ज़दा चेहरे को सब ने ही देखा। क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब्बू फिक्रमंद थे। मैं ठीक हूँ अब्बू। इसकी आवाज़ भी थकी थकी सी थी। और फिर इसने सर झुकाकर नाश्ता शुरू कर दिया था। वो बराए नाम ही खा रही थी। समीर इसे मुसलसल नोट करता रहा। अबू और हशाम जल्दी नाश्ता करके उठ गए। दादी तो सुबह अपने कमरे में ही नाश्ता करती थीं। अम्बरीन और खाला के उठने के बाद रिदा ने भी कुर्सी छोड़ दी। जबकि समीर यूं ही बैठा था। रिदा बर्तन उठाने लगी। रहने दो, जब धोने अंबर नहीं है तो उठा भी वो लेगी। तुम क्यों जहमत करती हो, थक जाओगी। समीर वो पूरी बात नहीं कर सकी, आवाज़ भर आई। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। अंदाज भरपूर बेगानगी लिए हुए था। तुम कितना बदल गए हो। आखिर किस बात की सज़ा दे रही हो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। आंसू पर इख्तियार नहीं रहा और छुपाने के लिए इसने चेहरे का रुख मोड़ लिया। वो अपनी जगह से उठा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। रिदा ने आंसुओं में भीगा चेहरा हाथों से छुपाना चाहा तो इसने हाथ पकड़ लिया और बड़ी संजीदगी से बोला, मगर हम यूं नहीं छोड़ेंगे। कल तुम्हें हम सबको खाना खिलाना होगा। बहुत बुरे हो तुम। मैं तुमसे नहीं बोलती। वो जान गई थी समीर आज भी इसी का है। अब नाराज़ी दिखा रही थी। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तुम्हारा ही हूँ अगर तुम समझो तो। ऐसा ही समझती हूँ, इसे एतराफ़ करना पड़ा। तो फिर मेरी मासूम ख्वाहिशात का भी एहतराम कर लो। जैसी बनाना चाहता हो बन जाऊँ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है, मैं गरीब भी खुश हो जाऊँगा। हाथ छोड़ो, अभी मुझे बहुत काम करना है। अबू और हशाम के कपड़े प्रेस करना है। दादी जान को दवाई खिलाना है। फिर रात के खाने की थोड़ी तैयारी अभी बाकी है। यूँ इसने ज़ुबान से एतराफ़ न करने के बावजूद ये वाज़ह कर दिया वो इसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। शाबाश, लड़कियां इसी तरह कामकाज में मसरूफ़ अच्छी लगती हैं। हाँ, नौकरानी के रूप में। इसे समीर की सोच पर दुख तो था। नहीं यार, अपने घर के कामकाज करके कोई नौकर होता है भला। और मैं तुम्हें नौकरानी नहीं रानी बनाना चाहता हूँ। दिल की रानी तो हो ही, घर की रानी भी तुम ही बनो। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब और मेरी अवलीन तमन्ना। तुमने मान रखा, बहुत शुक्रिया। रिदा गहरी सांस खींचकर मुस्कुरा दी। बाहर शाम उतर रही थी मगर इसे लगा जैसे एक नई सुबह का आगाज़ है। नरम रोपहली किरणों से सजी एक रोशन सुबह, जिसकी नरमी, आसूदगी और हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।